नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका वापस स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, ताकि अगला इंपॉर्टेंट वीडियो रिलीज होते ही आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, और आप स्टार्ट कर सकें अपना जो भी आपका इंटरेस्ट है वो टॉपिक। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। तो पहले अपन देखेंगे अंग्रेजी की जो शब्द है उसकी हिंदी, फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। और बहुत इजी है, आपको आधे से ज्यादा आता है, मेरा काम आपको सिर्फ याद दिलाना है। लेकिन अगेन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नाउ एक चीज इसके अंदर है, देखो ऊपर है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्थायित्व, वो स्टेबल है या नहीं है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट चीज इसके अंदर आती है इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का मतलब जो स्थायित्व वो खत्म हो गया, तो जो चीज स्थायी नहीं हो क्या हो जाएगी? इनस्टेबल या अनस्टेबल बोल सकते हैं उसको। फिर इसके अलावा एक जो चीज है इसके तरह डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब होता है गलना किसी भी चीज का। हालांकि गलने को तो मेल्ट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई चीज का खराब होना अपन डिकम्पोज वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे इसके अंदर जो अगला शब्द है इसमें दिया हुआ है, देखो क्रैकिंग। अब ये क्रैकिंग इमल्शन से रिलेटेड है। क्रैकिंग, क्रैक का मतलब होता है टूटना। ठीक है, फिर इसके अंदर जो आपको नेक्स्ट शब्द देखना है ये आता है, देखो डिस्ट्रक्शन। जैसे डिकम्पोजिशन है वैसे ही डिस्ट्रक्शन है। डिस्ट्रक्शन का मतलब भी क्या होता है? खराब होना। फिर इसके अलावा एक और चीज इसके अंदर, ये देखो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं शांता। विस्कोसिटी जैसे पानी लिया, पानी के अंदर अगर मैं चीनी डालता रहूंगा तो क्या हो जाएगा? वो पानी गाढ़ा होता जाएगा। कहने का मतलब वो गाढ़ा हो गया, मतलब विस्कोसिटी बढ़ गई उसकी। ऐसे ही आटा, ऐसे ही पानी ले लो और पानी में थोड़ा सा स्टार्च डालो, आटा डालो, घुल तो जाएगा लेकिन पानी गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा हो गई, वो लिक्विड गाढ़ा हो गया, मतलब उसकी विस्कोसिटी। तो आप समझ में आएगा होगा विस्कोसिटी का मतलब। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पर अपन तो पढ़ रहे हैं इमल्शन, विस्कोसिटी की क्या जरूरत आ गई? प्लीज वेट, अपन आगे बढ़ रहे हैं, आपको जवाब मिलेगा इसका। अगला शब्द आता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे या पिछले वीडियोस देखोगे, उसमें दिया हुआ है सॉल्यूशन के अंदर कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब वो कौन से वीडियोस हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं जो भी वीडियो है पूरा देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और हो सकता है इस वीडियो में कहीं भी चीज दूसरी वीडियो में कहीं ना कहीं लिंक हो, देयरफॉर व्यू द कंप्लीट वीडियो प्लीज। नाउ फिर इसके अंदर जो अगली चीज आती है सेपरेशन का मतलब आप समझते हो, अलग अलग होना ना। आज का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आया है, कई बार शॉर्ट नोट पर भी और बड़े नोट, बड़ा भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, या हाउ स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इज लॉस्ट, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। तो भैया अगर मैं इमल्शन के बारे में समझ जाऊंगा तो बता सकता हूं ना कि वो स्थायी है या नहीं है, वो स्टेबल है या नहीं है। तो पहले तो देखेंगे इमल्शन क्या है। तो अपन पुराने वीडियोस में, मुझे भाई बार बार कहना पड़ता है पुरानी वीडियोस देखिए या दूसरी वीडियोस देखिए, क्योंकि जो अपनी फार्मेसी स्टार्ट होती है उसके अंदर बेसिक टर्म्स है, उन बेसिक टर्म के अंदर मैंने क्लियर दिया हुआ है, विस्तार से समझाया हुआ है। तो फिर एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं कि इमल्शन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ टू फेजेस, one of which is oil and other is water. One phase is dispersed in another phase in the form of small droplets. The phase which is present in less quantity it is termed as internal phase, and the phase which is present in higher quantity is termed as external phase. इंटरनल फेज को डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं और डिस्पर्स फेज भी बोलते हैं। एक्सटर्नल फेज को, जो एक्सटर्नल फेज है दूसरी वाली जो ज्यादा क्वांटिटी में है, उसको कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं और डिस्पर्शन फेज भी बोलते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे तो इमल्शन की खास बात क्या है कि इमल्शन के अंदर तेल और पानी का मिश्रण होता है। तो डेफिनेशन तो आपको याद करने के हिसाब से मैंने बता दी, लेकिन इमल्शन का बेस क्या है? इमल्शन का बेस ये है कि उसमें तो तेल और पानी होता है। दूसरी चीज ध्यान रखने की यह है कि या तो तेल कम होगा पानी ज्यादा होगा। अगर तेल कम है पानी ज्यादा है तो ऑयल इन वाटर इमल्शन, या फिर पानी कम तेल ज्यादा तो वाटर और इमल्शन। और इसी के बेस पे दो तरह के होते हैं, O/W और W/O, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। तो सर आप इमल्शन क्यों बता रहे हो? आप तो स्टेबिलिटी की बात करो ना। तो भाई ऐसा है, जब तक आपको इमल्शन पता नहीं लगेगा तब स्टेबिलिटी कैसे बात कर सकते हैं? तो तेल और पानी मिक्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं। अपन इमल्शन का जो वीडियो था उसमें देखा था अपन ने कि इमल्शन तेल और पानी का मिश्रण होता है, और वो उन दवाओं के लिए होता है जो तैलीय प्रवृत्ति की होती है। तेल पी सकता है क्या इंसान? नहीं पी सकता। कैसी बात कर रहे हैं अपन? लेकिन उसको अटेम्प्ट किया जा सकता है इमल्शन बनाकर।
जैसे कॉड लिवर ऑयल, जैसे कैस्टर ऑयल। तो ऐसे जो ऑयल्स हैं उनको नहीं डायरेक्ट नहीं पिया जा सकता, लेकिन उनको इमल्शन फॉर्म में दिया जा सकता है। और ऐसे एक नहीं कई तरह की ड्रग जैसे हार्मोन्स भी दी जा सकती है इमल्शन के अंदर। तो इमल्शन इतना इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचिए, अगर कोई दवा अगर उसको लेनी है पेशेंट को, अपन जानते हैं एक्सपायरी लंबी भी होती है, 1-2 साल की। एक्सपायरी तो एक अलग चीज है, लेकिन उससे पहले वो पूरा डोजेज फॉर्म भी तो खराब हो सकता है। मतलब अपन बात कर रहे हैं कि इमल्शन भी तो खराब हो सकता है। तो तेल और पानी जब मिक्स नहीं होता, तो तेल और पानी को मिक्स करवाया जाता है या प्रयास किया जाता है। इमल्शन के अंदर एक और चीज डाली जाती है, उसको बोलते हैं क्या, इमलजेंट। इमल्शन से क्या बना, इमलजेंट, मतलब इमलजेंट जिसका एक और नाम है इमल्सिफाइंग एजेंट। मतलब मैं कह सकता हूं बिकॉज ऑयल एंड वाटर आर नॉट मिक्स्ड, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरफेशियल टेंशन, a third substance is added which is termed as emulgent or emulsifying agent, which decreases the interfacial tension between the oil and water, और oil and water क्या हो जाते हैं, मिसिबल हो जाते हैं और आपका इमल्शन बन जाता है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा रोल है किसका, इमल्सिफाइंग एजेंट। अगर इमल्सिफाइंग एजेंट है तो काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो इमल्शन की स्टेबिलिटी क्या, जब तेल और पानी मिक्स हो ही नहीं रहे थे तो आपने तो प्रयास किया था ना, किसको डालकर इसको डालकर। तो अगर कोई भी कारण इसको ही खत्म कर दे तो अल्टीमेटली इमल्शन ही खत्म हो जाएगा। तो यस, दिस इज द फर्स्ट रीजन कि इमल्शन की स्टेबिलिटी क्यों लॉस होती है, ये इमल्जेंट का काम ही खत्म हो गया। तो स्टार्ट करने से पहले अपन देखेंगे कैसे चलते हैं। स्टेबल इमल्शन का मतलब क्या है? स्टेबल इमल्शन इज दैट इमल्शन विच ऑन स्टोरेज इफ वी सी द डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिस्पर्शन मीडियम। जैसे देखो ये इमल्शन है, ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ये है डिस्पर्स फेस, और ये जो ब्लू जो ज्यादा है आपको ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, मतलब ये डिस्पर्शन फेस है। एक अच्छा इमल्शन वो होगा जिसके अंदर ये जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन फेस है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो। मतलब ये जो छोटे ग्लोब्यूल्स है ना डिस्पर्स फेस के, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब चारों तरफ फैले हुए हो। उसकी क्या जरूरत है भैया? उसकी जरूरत ये है कि जब भी पेशेंट दवा लेगा ना, उसको टेढ़ा करेगा ना, तो हर बार समान मात्रा में आने चाहिए ग्लोब्यूल्स, क्योंकि ग्लोब्यूल के अंदर ही तो दवा हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मिटी डोज रहेगी, एक बार तो आएगी नहीं और एक बार बहुत ज्यादा आ जाएगी। इसीलिए इसको इंश्योर करने के लिए इमल्शन का जो लेबल होता है उस पर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, और ये सस्पेंशन में भी होता है। तो सर सस्पेंशन क्यों आ गया बीच के अंदर? क्योंकि उससे रिलेटेड है, इसलिए। तो ये समझ में आ गया हो आपके कि स्टेबल इमल्शन वो है जिसके अंदर डिस्पर्स जो है, आपके जो डिस्पर्स जैसे ग्लोब्यूल्स है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके अंदर, डिस्पर्शन मीडियम। वो होता है स्टेबल इमल्शन। फिर इसके अलावा देयर इज नो डिकम्पोजिशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन को खराब नहीं होना है क्योंकि उसके अंदर वाटर होता है, और जहां वाटर है वहां पर बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, वो चीज खराब हो सकती है। लेकिन स्टेबल इमल्शन वो है जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं है। ऐसे ही इट शुड बी केमिकल स्टेबल। केमिकल स्टेबल का मतलब जो आपने दवाई यूज की उसको वो ना तो वो किसी के साथ या 1-2 दवाएं वो एक दूसरे क्रिया नहीं करें, मतलब उसका जो ओरिजिनल केमिकल स्ट्रक्चर है ऐसा कैसा होना चाहिए। और दवाएं क्या होती है, केमिकल ही तो होती है जिनका डेफिनेट केमिकल स्ट्रक्चर है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि स्टेबल इमल्शन वो इमल्शन है जिसके अंदर आपकी जो ग्लोब्यूल्स है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। दूसरा वो केमिकल स्टेबल होना चाहिए, और तीसरा देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। ये तो आ गई। तो ये चीज खत्म हो सकती है क्या? यस, इनस्टेबिलिटी कैन अराइज। अब क्या क्या कारण है स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है? क्यों खत्म हो जाती है? पहला कारण है क्रैकिंग। और क्रैकिंग में क्या होता है कि ये जो आपको इमल्शन दिख रहा है ना, मतलब इमल्शन जब आप देखोगे स्टेबल इमल्शन ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर टूट गया तो 2 अलग अलग लेयर हो जाएंगी, जैसे ये और ये। सर एग्जांपल देके बताओ भैया, दूध फटता है तो कैसा लगता है? जब दूध नहीं फटता तो कैसा लगता है, और फटने के बाद कैसा लगता है? अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे आपको जवाब मिल जाएगा। तो दूध का फटना क्या है, 2 अलग लेयर बन गई। तो इसी तरह इमल्शन का क्या है, इमल्शन इज कन्वर्टेड इनटू या सेपरेशन ऑफ इमल्शन इनटू 2 डिफरेंट लेयर्स, इट इज टर्म्ड एज क्रैकिंग। और वो लेयर किसकी रहेगी, डिस्पर्स फेज की और डिस्पर्शन फेज की। और दूध फटने के बाद कितना ही शेक कर लो, उसी तरह इमल्शन करने के बाद कितना ही शेक कर लो, देयर इज नो चेंज, 2 सेपरेट लेयर्स विल बी देयर। कहने का मतलब इन क्रैकिंग द इमल्शन इज सेपरेटेड इनटू 2 लेयर्स, और 2 लेयर किसकी रहेगी,
डिस्पर्शन फेज की, उसके बाद कितनी शेकिंग कर लो, देयर इज नो चेंज, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहेगा, टू सेपरेट लेयर्स। जैसे ये स्टेबल था, ये क्रैकिंग हो गई, ये डिस्पर्स फेज हो गया, डिस्पर्शन फेज हो गया। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा क्रैकिंग का मतलब क्या है। सेकेंड, ये जो क्रैकिंग है, अब सवाल उठता है कि क्रैकिंग का कारण क्या है। तो सबसे बड़ा रोल किसका था इमल्शन की स्टेबिलिटी के अंदर, इमल्जेंट का, इमल्सिफाइंग एजेंट का। तो भैया होता क्या है कि इमल्सिफाइंग एजेंट को अगर खराब कर दें तो ऑब्वियसली इमल्शन खराब हो ही जाएगा। तो वही सबसे बड़ा कारण है। पहला कॉजेज है इमल्जेंट से रिलेटेड जो फैक्टर है या इमल्सिफाइंग एजेंट से रिलेटेड जो फैक्टर है। अब अगर माइक्रोबियल अटैक हो गया किस पर, इस पर, इफ, तो पहला कारण है माइक्रोबियल अटैक एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इमल्जेंट। अगर माइक्रोबियल अटैक हो गया तो इमल्जेंट खराब हो जाएगा, इमल्जेंट खराब हो जाएगा तो तेल और पानी सेपरेट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, क्रैकिंग। इसलिए प्रिजर्वेशन जरूरी है इमल्शन के अंदर, मतलब प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाएंगे। क्योंकि अभी अभी अपन ने सुना था या अभी मैंने बोला था कि अगर वाटर है तो माइक्रोबियल अटैक होगा इसी, माइक्रोब ग्रो करेंगे इसी, इसलिए प्रिजर्वेटिव डालना जरूरी है। नहीं डालोगे तो क्या होगा, इमल्जेंट खराब हो जाएगा, आपका टूट जाएगा। इट इज कॉल्ड इंस्टेबिलिटी। तो पहला कारण क्या था, माइक्रोब ने अटैक कर लिया इमल्सिफाइंग एजेंट पर। दूसरा है अपोज प्लस, देखो प्लस का मतलब है एडिशन, एडिशन ऑफ अपोजिट टाइप ऑफ इमल्जेंट। भैया ये इस दिशा में काम कर रहा है, तुमने दूसरा इमल्जेंट उस दिशा में लगा दिया तो क्या होगा, दोनों के एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेंगे और क्या होगा, आपका इमल्शन क्रैक हो जाएगा। समझाने के हिसाब से देखिए, मोनोवैलेंट मेटल सोप्स इमल्सिफाइंग एजेंट की कैटेगरी है। मोनोवैलेंट सोप्स दे फॉर्म ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड डाइवैलेंट मेटल सोप्स वाटर इन ऑयल इमल्शन। अगर जैसे इसको, अगर कोई इमल्शन इसके द्वारा बनाया हुआ है या इमल्शन इसके द्वारा बनाया गया है, अगर ये बनाया हुआ है और आपने ये ऐड कर दिया या ये बनाया हुआ है तो ये ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रैकिंग हो गया, सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट लेयर्स, यही तो होती है क्रैकिंग। दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ इमल्जेंट, ठीक है, ये तो माइक्रोब से खत्म हुआ था, अपोजिट टाइप हुआ था। अब इमल्जेंट और भी खत्म हो सकता है, कैसे, एल्कली सोप इमल्शन, कोई इमल्शन था जो किस पे बेस्ड था, एल्कली सोप पे, उसमें क्या ऐड कर दिया, एसिड, तो क्या बन गया, अगेन क्रैकिंग, सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट लेयर्स। तो ये थे मेन कारण किसके, इमल्सिफाइंग एजेंट के। तो एक कारण तो ये था कि इमल्सिफाइंग एजेंट आपने खत्म कर दिया। और इंस्टेबिलिटी क्यों लॉस हो सकती है और इमल्शन क्यों खराब हो सकता है, तो आपने क्या किया, एक कॉमन सॉल्वेंट डाल दिया। कॉमन सॉल्वेंट डालने से क्या हो गया, भैया ये तो ऐसे कैसे हो गया, कोई राजनीतिक पार्टी थी, कोई राजनीतिक बड़ी पार्टी थी, उसने छोटी पार्टी को अपने में मिला लिया और बी पार्टी को अपने में मिला लिया और सी पार्टी को अपने में मिला लिया, तो छोटी छोटी पार्टियों का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया ना। उसी तरीके से क्या है कि अगर आपने इमल्शन के अंदर देखो, प्लस का मतलब होता है एडिशन, एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वेंट, आपने ऐसा कॉमन सॉल्वेंट डाल दिया जिसके अंदर डिस्पर्स फेज भी सॉल्युबल है, डिस्पर्शन फेज भी सॉल्युबल है और इमल्सिफाइंग एजेंट भी सॉल्युबल है, तो उनका अस्तित्व खत्म हो गया, तो इमल्शन टूट गया। मतलब एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वेंट, ठीक है, उससे क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, इमल्जेंट होगा, डिस्पर्स फेज होगा और डिस्पर्शन फेज होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्रैकिंग हो जाएगी। इसका एग्जांपल है क्या, टर्पेंटाइन लिनीमेंट था, वो लोशन ही है, उसमें अगर आपने अल्कोहल डाल दिया तो क्या हो जाएगा, क्रैकिंग, मतलब कॉमन सॉल्वेंट डालते खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट हो सकता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। भैया चाशनी आप समझते हो ना, चाशनी को गर्म करो, चाशनी आराम से उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा, लेकिन ठंडी करोगे तो चाशनी का गाढ़ापन बढ़ जाता है। तो समझ गए होंगे आप टेम्परेचर का इफेक्ट। तो इफ द टेम्परेचर इज हाई देयर इज डिक्रीज इन विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो क्रीमिंग चालू हो जाएगी। क्रीमिंग क्या होती है, जो मलाई जमना होता है दूध के अंदर वो क्रीमिंग भी होता है। ऐसे इमल्शन के अंदर क्या होता है कि ऊपर मलाई जमनी स्टार्ट हो जाती है, तो मलाई किसकी होती है, डिस्पर्स फेज की होती है। तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, विस्कोसिटी कम हुई, क्रीमिंग बढ़ गई, अगर ये लंबे समय तक रहा तो क्रैकिंग हो जाएगी। इसी तरह से अगर टेम्परेचर लो रहा तो क्या होगा, जो वाटर फेज है वो आइस पे जम जाएगा। आइस जम गई मतलब जो ड्रॉपलेट्स आप सॉल्युबल आइस थे नॉर्मल टेम्परेचर पर वो अलग हो जाएंगे, और जब पानी ही जम गया, आइस ही बन गया, तो ऑटोमेटिकली तेल और पानी अलग हो गया, और वही क्या कहलाता है, क्रैकिंग। लंबे समय तक रहा तो क्या हो जाएगा, क्रैकिंग।
नेक्स्ट आता है क्रीमिंग। क्रीमिंग में क्या होता है आप जानते हो कि मलाई का जमना ही तो क्रीमिंग कहलाता है। ऐसे ही अब क्रीमिंग की बात करें तो अगर लंबे समय तक रहेगा ना तो क्या हो जाएगा, देयर आर चांसेस ऑफ क्रैकिंग। इसलिए अगर होमोजीनियस इमल्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल्स आपके डिस्पर्स हैं इस तरीके से। लेकिन क्रीमिंग में क्या है, मलाई जमना। बार बार आप समझो कि क्रीमिंग का मतलब ऊपर क्रीम जम रही है, मलाई जम रही है, वो अगर लंबे समय तक रहा तो क्या हो जाएगी, क्रैकिंग हो जाएगी। तो ये कहानी किसकी है, क्रैकिंग से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ क्रैकिंग इन इमल्शन, ये चीज आपके सामने आ गई। एंड क्रैकिंग इज रिलेटेड टू इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। अब देखते हैं क्रैकिंग के बाद जो दूसरी इनस्टेबिलिटी इमल्शन की कौन सी है। जो सेकंड इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम है वो है क्रीमिंग। क्रीमिंग में वापस आपको याद दिला रहा हूं, क्रीमिंग का मतलब क्या होता है कि ऊपर मलाई जमना दूध के अंदर, वो एग्जांपल है। वो बार बार एग्जांपल इसलिए क्योंकि देते समझ में आ जाता है। नाउ क्रीमिंग का मतलब क्या है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ थिक लेयर ऑन द सरफेस। भैया दूध में यही तो होता है। मलाई किसकी होती है, मलाई तो क्या होती है, तेलीय प्रवृत्ति की होती है। आपने देखा होगा मलाई पानी से थोड़ी होती है, क्योंकि वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है। ठीक है, तो क्या है कि जो ग्लोब्यूल्स है आपके डिस्पर्स फेज के ऊपर जाके सतह पे जमा हो जाएंगे सरफेस पर। अब हालांकि ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर नहीं है बिकॉज इट इज टेम्पररी, और अगर आप थोड़ा भी स्टीर करोगे मतलब इट कैन बी इजीली रिडिस्पर्स। लेकिन ध्यान में रखने वाली चीज है कि दूध का एग्जांपल तो एक समझाने के लिए है, लेकिन ये देखा गया है कि इफ द क्रीमिंग इज कंटिन्यूड इट कैन रिजल्ट इन द क्रैकिंग। अगर क्रीमिंग को आपने ऐसे छोड़ दिया और बराबर होती रही लंबे समय तक तो क्या हो जाएगा, मशीन आपका टूट जाएगा टू सेपरेट लेयर्स में। मतलब क्या हो जाएगा, क्रीमिंग की वजह से क्रैकिंग हो जाएगी। अब ये क्रीमिंग होती क्यों है या कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो इसको समझने के लिए क्या है, एक इक्वेशन है, ये एक लॉ है, उसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, v इज इक्वल टू 2r² d1 माइनस d2 g और डिवाइडेड बाय आई ईटा। अब चक्कर ये है कि ये जो v है, अब इसमें क्या क्या है, v है रेट ऑफ क्रीमिंग। रेट ऑफ क्रीमिंग का मतलब किस स्पीड से क्रीम बन रही है। r का है रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल्स, ठीक है, जो डिस्पर्स फेस के हैं उसके ग्लोब्यूल्स की बात करिए। d1 माइनस d2, तो d1 क्या है, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेस, d2 क्या है, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्शन फेस, g आप जानते हो, n आप जानते हो, और ये क्या है, विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन फेस। तो अब आप सोचो, अपन बात कर रहे हैं क्रीमिंग की, उसके अंदर अपन किसकी बात कर रहे हैं, इमल्शन के अंदर। वहां पर दो फेज हैं, एक फेज कम क्वांटिटी में और एक फेज ज्यादा क्वांटिटी में। जो कम क्वांटिटी में फेज है, सपोज अपन ऑयल इन वाटर की बात कर रहे हैं, तो जो ग्लोब्यूल्स है बहुत छोटे हैं। जितने डिफरेंस ज्यादा होगा साइज के अंदर, सपोज एक तो बड़े ग्लोब्यूल एक छोटे ग्लोब्यूल, तो बड़े ग्लोब्यूल ज्यादा होंगे ना तो सेपरेशन ज्यादा होगा। तो यही तो अपन कह रहे हैं कि इन फैक्टर्स को अगर अपन देखेंगे, सपोज रेडियस की बात करें, इफ द रेडियस ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स, जो ग्लोब्यूल्स उसकी बात करिए, इफ द रेडियस इज इंक्रीज, एरो का मतलब इंक्रीज किया, रेट ऑफ क्रीमिंग इज हायर, यस। इफ इट इज डिक्रीज, रेट ऑफ क्रीमिंग इज लो। तो क्या करना है अपने को, रेडियस छोटा ही रखना है, इसलिए क्या करते हैं, एक मशीन यूज करते हैं, एक एपरेटस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर क्या है, वो ग्लोब्यूल्स को बहुत छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए अपन तो यूज करते हैं टर्म होमोजेनाइज्ड मिल्क या फिर होमोजेनाइज्ड इमल्शन। और होमोजेनाइज्ड इमल्शन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, एक कारण ये है उसका। तो ये तो बात हुई किसकी, रेडियस की। दूसरा फैक्टर है d1 माइनस d2, मतलब डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ दिस एंड दिस। इस पे मतलब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन फेस के बीच में डेंसिटी में जितना कम डिफरेंस रहेगा ना उतना बढ़िया है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस कम से कम रखना है। फिर आती है विस्कोसिटी की। अब विस्कोसिटी का मतलब शानता, गाढ़ापन। अब यहां पर ध्यान रखने की चीज है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखो विस्कोसिटी मतलब जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी क्रीमिंग उतनी कम होगी, जितनी क्रीमिंग कम होगी उतनी क्रैकिंग के चांस कम होंगे। तो इसको तो विस्कोसिटी बढ़ा दें, तो अपने हाथ में है क्या, यस।
ऐसे एजेंट होते हैं जो विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं पानी में डालने पर। सर एग्जांपल देखिए बताओ भाई, स्टार्च है तो सही आटे को पानी में डालते हैं तो इमल्शन में भी डालते हैं क्या भैया? स्टार्च जैसी और भी चीजें होती हैं, उनको बोलते हैं सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स, और उनका एक नाम है विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट्स या थिकनिंग एजेंट्स। जब सस्पेंशन पढ़ेंगे तब वापस आएगा थोड़ा डिटेल के अंदर। तो मींस विस्कोसिटी कैन बी इंक्रीज by viscosity increasing agents which are also termed as thickening agents। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा डाल दो, बहुत ज्यादा डालोगे तो जो ग्लोब्यूल्स है वो ऊपर जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं भैया। अगर आपने ज्यादा डाल दी तो समस्या हो जाएगी। वो क्या समस्या हो जाएगी? इफ द विस्कोसिटी इज टू मच रीडिस्पर्स कैसे करोगे आप? अगर बहुत ज्यादा विस्कोसिटी हो गई तो रीडिस्पर्स करते हैं इमल्शन को डालने से पहले, इसलिए क्रॉस लगाया हुआ है, देयर विल बी डिफिकल्टी इन रीडिस्पर्सिंग। फिर उसके अलावा जब चम्मच में डालोगे तो चीज बहुत गाढ़ी है तो चम्मच में हर बार बराबर मात्रा में आएगी क्या? नो, इसलिए क्रॉस लगाया हुआ है, देयर विल बी डिफिकल्टी इन pouring। इसका मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज करनी तो चाहिए लेकिन इट शुड बी अप टू अ लेवल ओनली। ये चीज अपने को ध्यान में रख के करना है। तो ये किस पे बेस्ड है? इस इक्वेशन पे बेस्ड है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम कौन सी थी? क्रीमिंग प्रॉब्लम, इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। फिर आती है तीसरी प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं फेज इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा हो जाना, ठीक है। जैसे ऑयल इन वाटर है तो वाटर इन ऑयल हो गया, ये वाटर इन ऑयल है, ये ऑयल इन वाटर इमल्शन में चेंज हो गया। अब ये इतनी सीवियर नहीं है, ये अपन जब करेंगे जब ही होगी, ऐसा नहीं है क्रैकिंग की वजह से इतनी सेंसिटिव है, ऐसा नहीं है। तो फेज इन्वर्जन इज अ प्रॉब्लम इन विच एन ऑयल इन वाटर इमल्शन चेंजेस इनटू वाटर एंड ऑयल और वाइस वर्सा, या फिर वाटर इन ऑयल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कॉज क्या है? टेम्परेचर चेंज। दूसरा है चेंज इन इमल्जेंट। आपने इमल्जेंट चेंज कर दिया, हो सकता है एक इमल्जेंट वो इसमें यूजफुल होता हो लेकिन वो आपने डाल दिया दूसरा इस वाला डाल दिया, या फिर इसका था आपने इस वाला डाल दिया। फिर तीसरा कारण होता है चेंज इन फेज वॉल्यूम रेशियो। आपने क्या किया? जनरली क्या होता है कि डिस्पर्स फेज कम होता है और डिस्पर्शन फेज ज्यादा होता है। आप डालते गए डालते गए डालते गए, डिस्पर्स फेज बहुत ज्यादा डालते गए उसी वजन में, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब डिस्पर्स फेज बहुत ज्यादा हो जाएगी और तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, और जो डिस्पर्शन फेज थी डालने से पहले उसकी कम हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली अगर सब कुछ सही रहा तो इमल्शन चेंज हो जाएगा। तो आपने क्या किया? बाहर से आप डाल रहे हो, इसकी वजह से हुआ। इसी को बोलते हैं फेज इन्वर्जन। फेज ही बदल गई, जो डिस्पर्स फेज थी अब डिस्पर्शन फेज हो गई, और जो डिस्पर्शन फेज थी वो डिस्पर्स फेज आ गई, क्योंकि क्वांटिटी दोनों की अलग अलग हो गई। आपने वॉल्यूम में चेंज कर दिया डिस्पर्स और डिस्पर्शन फेज का, इसीलिए इसका नाम है फेज इन्वर्जन। तो ये अपन ने देखा व्हाट वी हैव स्टडीड इज इंस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट और एक्सप्लेन इन डिटेल द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। एक बार वापस समराइज करते हैं, लेकिन समराइज करने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो आज अपन ने पढ़ा इंस्टेबिलिटी के अंदर, पहले तो अपन ने देखा इमल्शन क्या है, और इमल्शन को बनाए रखने के लिए इमल्जेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो क्रैकिंग के अंदर सबसे पहले अटैक कहाँ होता है? इमल्जेंट पे होता है। इमल्जेंट किस कारण जाता है? जैसे अपोजिट टाइप का आपने डाल दिया, कॉमन सॉल्वेंट डाल दिया, माइक्रोबियल अटैक डाल दिया। तो ये तो पहली प्रॉब्लम ये थी क्रैकिंग, जिसके अंदर इमल्शन दो लेयर्स में टूट जाता है। दूसरा होता है क्रीमिंग। क्रीमिंग आप देख रहे हो, मलाई जमना, और उसके क्या कारण है? स्टोक्स है। तीसरा है फेज इन्वर्जन, मतलब जो फेज ये चेंज हो गया ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। तो ये कंप्लीट होता है। आप पढ़ते रहिए और जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक बेस्ट ऑफ लक।